जय हिंद। मैं विकास मिश्र आप सबका स्वागत करता हूं GK4D चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप को हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप की अवस्थिति विश्व स्तर पर कहां पास है। मैंने बताया भी था कि जो एशिया महाद्वीप है वो इसका जो विस्तार है ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या इसी को कहा जाता है कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में भी जो इसका विस्तार है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप को एक बार अभी मैं ब्रीफ में समझा देता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको लिखाने के लिए, नोट्स बनवाने के लिए यहाँ पास का जो इतना हिस्सा है उसको रफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली जो मैं मैप बनाता हूँ सभी लेक्चर्स में, मैं मैप ड्रॉ करके जो रखता हूँ उसका पर्पस ये होता है कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से दिख सकें। आप इसको इस तरीके से बना तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप जब एटलस में देखेंगे और साथ ही साथ जो या तो आप इस तरीके से अपना खुद का मैप बनाएंगे या जो मार्केट से मैप मिलते हैं वो आप खरीदेंगे, तो उन सब में आप ये सब चीजें ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन मेन चीज यही है कि मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, रफ करना होगा, क्योंकि मुझे लिखने के लिए भी जगह चाहिए। तो ये तो आपको समझाने के पर्पस से मैं बनाता हूं इस मैप को, लेकिन जो हम चाहे एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी हो या कुछ भी उसे अपना याद करना हो, तो उन चीजों के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, इसके साथ साथ वो मैप जो मैं दर्शाता हूं आपको कहां पर, छोटे छोटे मैं जो मैप बना के दर्शाता हूं। जैसे मैंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जब पढ़ाया तो मैंने दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा मैप बनाया है, उसमें मैंने हवाएं दर्शाई, है ना, पेरू हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा दर्शाई, गालपागोस द्वीप दर्शाया। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सीमाओं से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग के दौरान हमें इस तरीके का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, हम रफली मैप बनाएंगे, क्योंकि वहां बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए हमारे पास बहुत कम समय होता है। मुश्किल से हमें 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, कोई भी हो, चाहे विश्व स्तर का मैप हो, चाहे किसी भी गोलार्ध का मैप हो, या किसी भी तरीके के महाद्वीप का मैप हो, या इंडिया का मैप हो, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो हमें रफली मैप बनाना होता है। तो रफली मैप कौन से होते हैं, वो रफली मैप वही होते हैं जो मैं बना करके क्या करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए होता है ना। तो एक बार अभी मैं आपको वापस से समझा देता हूं, इसके बाद इस मैप को मैं इस मैप का जो इतना हिस्सा है जो ओखोटस्क सागर वाला, और ये आप देखेंगे जापान और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, और ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मंगोलिया तक के इस तरफ के क्षेत्र को मैं मिटाऊंगा। और यहां पे जितनी भी थ्योरी आपको मिलेगी, जितनी भी आपको थ्योरी मिलेगी वो सारी मैं नोट कराऊंगा, और जहां पे मुझे लगेगा कि मैप बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको मैप से बहुत अच्छा समझ में आ सकता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी वो चीजें समझ में आती थी। जब मैप बना के बहुत अच्छे से मैप में स्टडी करना होता है तो बहुत सारी चीजें हमें देखकर ही याद हो जाती हैं, उसे याद करना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताना होगा कि चाइना और रूस के बीच में कौन सा देश पड़ता है, तो हम बता सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं कि मंगोलिया पड़ता है ना। एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में कौन से देश है, तो हम मैप अगर हमारे दिमाग में याद होगा तो हम बता सकते हैं कि थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, है ना, ये सारे देश है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो मैप हमारे दिमाग में है, हमारे माइंड में है, तो हम उन्हें उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही चीज है, मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको मेंस की जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी काफी हद तक सफिशियंट होगा। बस ये है कि आप उसमें जो भी नई चीजें हों या कुछ भी, आप जब कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जो बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक होती हैं, जैसे सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल हो गई या एनसीईआरटी की बुक हो गई, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपसे उनमें जो भी बचे कुचे फैक्ट हैं या कुछ भी और एनालिटिकल चीज मिल जाती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है वो आपके लिए यही रहेगी हमेशा, जब भी आप पढ़ेंगे बेसिक चीज आपके लिए यही होगी, आपको यहीं से उठ करके आगे जाना होगा, है ना। क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी पढ़ा देता हूं कि जिसके बाद आपको इतना कवर करने के बाद जब भी आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम वहां पे होगी नहीं, है ना। तो वही चीज है, मैं इसको रफ कर दूंगा, इसके बाद जितनी भी चीजें होंगी मैं उसकी थ्योरी नोट कराऊंगा। तो एक बार आपको वापस से समझा देता हूं इस मैप की अवस्थिति में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीजें स्थित हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक जो पूरा फैला हुआ है इसको बोला जाता है रूस।
रूस का जो एशिया वाला भाग होता है उसे एशियाई रूस, जो यूरोप में होता है उसे यूरेशिया कहा जाता है। पूरा हिस्सा जो भारत का हिस्सा है रूस का, उसे क्या कहा जाता है, साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। इस तरफ आप देखेंगे तो रूस के उत्तर पूर्व में जो सागर है उसका नाम है ओखोटस्क सागर। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्वी जापान सागर, यहाँ पे पूर्वी चीन सागर है। दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी चीन सागर जहाँ पे फिलीपींस है। मैं सारे महाद्वीप सारे देशों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंस देश हैं, चाहे चाइना हो गया, चाहे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे द्वीपों को और जितने भी तरीके की यहाँ पे सारी जितने भी इंपॉर्टेंट देश और इंपॉर्टेंट देशों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एशिया महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप को कवर करने में टाइम भी लगेगा, है ना। तो धैर्य से पढ़े और मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करे और साथ ही साथ जब पढ़े तो अपने साथ ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जरूर रखें और जहां पर भी आपको लगे कि कोई चीज मिस हो रही है आप तुरंत मैप खोलें। और मेरा तो कहना यह है कि जब भी कोई आप महाद्वीप पढ़ें तो स्टूडेंट एटलस जो ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस होता है उसे जरूर खोल के रखें और तब तक जरूर उसे देखें जहां पर भी जो चीज हो। एक बार आप मैप में ये आप जो बनाते हैं, जो ये देखते हैं, ये भी ठीक है। और जब आप क्या देखते हैं, जब आप स्टूडेंट एटलस मैप देखते हैं तो वो भी उसमें बहुत और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। हालांकि आप इसमें देखेंगे तो मैं ऑलरेडी बहुत क्लियर करके बताता हूं, लेकिन आप वहां पर भी देखेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। और वो ज्यादा समय तक क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपने एक ही चीज को दो दो जगहों से देख लिया है। तो आप यहां से भी देख लेंगे और वहां से भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरा समझाने का मकसद था। अब मैं आगे आपको बताता हूं। इस तरफ है आपका काला सागर और कैस्पियन सागर है। ये आपका यूराल पर्वत है, यहाँ पे नदी है यूराल नदी, जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। फिर इसके बाद आ जाता है टर्की और रूस का। मैंने बताया कि जो टर्की और रूस देश है ये कहां स्थित है, टर्की और रूस देश ये हमारे एशिया और साथ ही साथ यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। फिर इसके बाद यहां पास मैंने बताया कि भूमध्य सागर का क्षेत्र है और साथ ही साथ यहां पे मैंने बताई थी सिनाई जल संधि है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है ना, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फिर अरब सागर है। फिर इस तरफ आएंगे तो आपका हिंद महासागर का क्षेत्र पड़ेगा। भारत का जो नीचे का क्षेत्र है वो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ आएंगे तो आपको कौन सा सागर पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। और इसके जब और पूर्व में जाएंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलेगा, है ना। इस तरफ मैंने बता दिया, यहाँ पे सागर बता दिए, ओखोटस्क सागर, पूर्वी जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पड़ जाएगा वही कौन सा, आर्कटिक सागर। और हिंद महासागर जो आप नीचे देखेंगे तो कौन सा सागर होगा, आर्कटिक सागर। जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आपको पढ़ाए थे महासागर, तो मैंने बताया था कि 5 महासागर हैं और ये 5 महासागरों का क्रम भी बताया था मैंने, है ना। तो उसमें बताया था सबसे बड़ा सागर होगा प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरा होगा अटलांटिक महासागर, तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा बताया था आपको मैंने आपका जो अपने भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। फिर इसके बाद चौथा मैंने बताया था आपको आर्कटिक महासागर और चौथा पांचवा बताया था आपका दक्षिणी महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर को बेसिकली उत्तरी ध्रुवीय सागर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है कई बार हमें एक नाम पता हो तो दूसरा नाम पता नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया, है ना। तो दोनों नाम हमें पता होना चाहिए, उत्तरी ध्रुवीय सागर भी कहा जाता है और उसको आर्कटिक सागर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। अब मैं इसको रफ करूंगा और मैं आपको अब एशिया महाद्वीप की अवस्थिति और विस्तार से लेकर के शुरू करूंगा और उसी तरीके से पर्वत, पठार, मैदान, नहरें, झीलें, जल संधियां और वो सारी चीजें एक तरफ से कवर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद हमें एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी भौगोलिक जितनी भी विशेषताएं हैं, किसे नहरों का, किसे नदियों का देश कहा जाता है, जैसे बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो फैक्ट वाली चीजें होंगी, है ना, वो सारी देखेंगे। कहा जाए कि पर्वतों का देश किसे कहा जाता है, तो पर्वतों का देश आपको कहा जाता है, आपके अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है, पर्वतों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं और आज के फैक्चुअल चीजों से शुरू करते हैं। विस्तार एवं अवस्थिति से लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारी चीजों को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे विस्तार एवं अवस्थिति से संबंधित तथ्य।
एशिया महाद्वीप विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने बताया था विश्व में 7 महाद्वीप है। पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा है दूसरा हो जाएगा आपका अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिका और छठा हो जाएगा आपका यूरोप और सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद एशिया महाद्वीप का जो ज्यादातर विस्तार है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप यहाँ पे कोष्टक के अंदर एक चीज और बना के लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था लिखाते समय, कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कहीं पे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र भी लिख करके आता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ही जो उत्तर की ओर जो विस्तार है वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाने का कहलाता है, तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो एशिया महाद्वीप से 2 रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत रेखा तो काफी नीचे हो जाती है, लेकिन जो कर्क रेखा है वो इसके कहां से होकर के गुजरती है? आपके सऊदी अरब के बाद यूएई को बोला जाता है संयुक्त अरब अमीरात, जो कि 7 प्रांतों से मिलकर बना है। ठीक है, वो जब मैं यूएई पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा 7 प्रांत, जिसमें अबू धाबी है और अलग अलग तरीके के उसमें प्रांत है अपने। ठीक है, तो सऊदी अरब, यूएई के बाद हो जाता है आपका ओमान के बाद आ जाता है आपका क्या? भारत के बाद आपका हो जाता है बांग्लादेश के बाद आ जाता है म्यांमार के बाद इस तरफ आ जाता है चाइना के बगल में आप देखेंगे तो कौन सा द्वीप है? छोटा सा ताइवान, जो कि माना जाता है कि पहले वहां पे चाइना के जो लोग थे उनको जब वहां से भगाया गया तो वो लोग ताइवान में चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से वो है, तो इस तरीके से वही चीज में लिखी है कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। क्या होता है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे वो आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? ठीक है, तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों होकर गुजरती है। ठीक है, जबकि मैंने बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल 1 रेखा होकर गुजरती है। कौन सी? आपकी मैंने बताई थी 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वहां से आपकी कर्क विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है। तो ये भी याद रखना, ये भी फैक्चुअल चीज है, लगती छोटी है लेकिन जब क्वेश्चन नहीं आ जाता है और नहीं बनता तो लगता है क्या होगा, है ना? तो वही चीज है, तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब कहां से गुजरती है वो समझिए, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, यहां से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा सुमात्रा, बोर्नियो, सुलेवासी द्वीप। सुमात्रा, बोर्नियो और सुलेवासी द्वीप बेसिकली ये आपके किसके द्वीप हैं? ये आपके इंडोनेशिया के द्वीप समूह कहलाते हैं। यहां पर मैंने दर्शाया हुआ है सुमात्रा, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलेवासी, है ना? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलेवासी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडोनेशिया के द्वीप समूह और इंडोनेशिया पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई चीज नहीं दिख रही है या उसे नहीं देख पा रहे हैं हम, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार मैप में देख सकते हैं। बाकी जब मैं आपको इंडोनेशिया पढ़ाऊंगा, फिलीपींस पढ़ाऊंगा, जापान मैंने मिटा दिया तो जापान के मैं आपको 4 द्वीप पढ़ाऊंगा, है ना? होन्सो, शिकोको, कोशु और क्यूडू, ऐसे करके उसमें 4 द्वीप है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एशिया महाद्वीप। कब मैंने कल की क्लास में ही बताया था, अभी क्लास में बताया था कि एशिया महाद्वीप किससे अलग होता है। एशिया महाद्वीप जो भारत से यूरोप महाद्वीप से अलग होता है वो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेशस पर्वत के माध्यम से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, वही चीज मैंने लिखाई हुई है। इसके बाद वही चीज है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत के माध्यम से अलग होती है। किससे? यूरोप महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग होता है? तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य मैंने बताई थी कौन सी जल संधि है, जल संधि नहीं, स्थल संधि। स्थल संधि है, तो स्थल संधि है सिनई स्थल संधि। कौन सी संधि है? सिनई स्थल संधि। तो यहां पास आप देखेंगे तो ये सिनई स्थल संधि का क्षेत्र है। ठीक है, स्थल संधि बेसिकली मैंने बताया 2 स्थलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है, स्थल संधि कहलाती है। जिस तरीके से भारत में है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, है ना? इस तरीके से POKP एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल,
तो वो जो रेखाएं हैं वो भी एक तरीके की क्या है, स्थल संधियां हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे लाल सागर आप देख रहे होंगे, तो कौन कौन सी, भूमध्य सागर, सिन्हई स्थल संधि, लाल सागर, ये और आपका ये क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। तो वही मैंने लिखा है, सिन्हई स्थल संधि, सुएज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है। कौन सा, आपका एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। फिर वही चीज है, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य क्या आता है, तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य आप देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप जो है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप आपका एशिया और आपके ऑस्ट्रेलिया के मध्य में पड़ता है, और वहीं पास एक जलसंधि है, आप देखेंगे एशिया पापुआ न्यू गिनी द्वीप के दक्षिण में देखेंगे तो आपको जलसंधि दिखेगी, आपको कौन सी जलसंधि, टॉरस जलसंधि। तो वही चीज मैंने बताई है कि पापुआ न्यू गिनी द्वीप व टॉरस जलसंधि के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग होता है। कौन सा द्वीप, एशिया महाद्वीप। तो ये तो हो गए अवस्थिति सी चीजें। अब समझते हैं जो देश और देशों की अवस्थिति है वो कहाँ कहाँ पर है। सेंट्रल एशिया में कौन से देश हैं, और नॉर्थ एशिया, वो सारे द्वीपों को समझते हैं, वहां पे कौन कौन से देश आपके आते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है एशिया का विभाजन। एशिया का विभाजन जो हम करते हैं, तो एशिया का विभाजन करने के बाद जो विभाजन में किस विभाजन के अंदर कौन से देश शामिल हैं, ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है दक्षिण पश्चिमी एशिया। कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी एशिया। अच्छा, इसको समझने से पहले एक और चीज समझ लीजिए। बेसिकली होता क्या है, 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता है कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, आपकी हो जाएगी उत्तरी, नीचे हो जाती है आपकी दक्षिणी या दक्षिण दिशा, इस तरफ हो जाती है आपकी पूर्व, और इस तरफ कौन सी हो जाती है, इस तरफ हो जाती है आपकी पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाती है, पश्चिम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, इससे इस विभाजन को समझने में थोड़ा सा आपको क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्या, ये दिशाएं होती है, ये आपकी 4 दिशाओं का जो है वो विभाजन है, ठीक है। ये होता है आपका उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ, आपका वेस्ट हो जाता है, इस तरफ क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। अब इसके मध्य की जो बीच की चीजें होती हैं उनका नामकरण कैसे होता है। जैसे कोई चीज अगर इस तरफ हो, किस जगह पे हो, अगर ऐसे हो, ना पूरी तरीके से नीचे है ना पूरी तरीके से ऊपर है, तिर्यक है, तिरछी है, तो क्या करेंगे, तो जैसे जो आपकी उत्तर और पूर्व के बीच की जो चीजें होंगी, जो तिरछी जगह पे स्थित होंगी, जिनकी अवस्थिति तिरछी होगी, उनका जो नामकरण होगा क्या होगा, उत्तर पूर्व। क्या होगा, ना तो उत्तर है ना तो पूर्व है, तो क्या होगा, उत्तर पूर्व। अगर ऐसी होती, पैरेलल होती, तो कह देते भाई पूर्व है, और अगर सीधे होती, ऐसे होती, ये अगर ऐसी होती तो कह देते उत्तर है, उत्तर में स्थित है। मगर जो इन दोनों के मध्य में स्थित है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसी तरीके से अगर कोई दक्षिण में इस तरीके से स्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से अगर इस तरफ देखेंगे, इस तरफ कोई तिर्यक स्थित है तो क्या बोलेंगे उसे, दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इसी तरीके से अगर इस तरफ कोई स्थित होगा देश तो क्या बोलेंगे उसे, उत्तर पश्चिम। कहां बोलेंगे, उत्तर पश्चिम या पश्चिमी उत्तर, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से ये रेखाएं होती हैं, लेकिन इनके मध्य में अवस्थित जो क्षेत्र होते हैं उन्हें इस तरीके से नामकरण दिया जाता है। उसी तरीके से कुछ इसका नामकरण मैंने किया है और इसको विभाजित इसी प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है दक्षिण पश्चिम एशिया के देश। तो कौन सा देश होंगे, दक्षिण में भी हो पश्चिम में भी हो। तो दक्षिण क्या है, ये है, पश्चिम क्या है, ये है। तो दक्षिण पश्चिम के जो बीच में स्थित है, ठीक है। तो इस तरफ वाले देशों को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम। लेकिन ना जो पूरी तरीके से दक्षिण में हो ना पूरी तरीके से पश्चिम में हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के ये प्रमुख देश हैं, ठीक है। ये जो आप सारे देश देख रहे होंगे, जिसमें आपके ईरान, इराक, सीरिया, आपका इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, टर्की, ये वाले जो सारे देश हैं आपके, कैसे देश हैं, ये सारे देश आपके कहलाते हैं कौन से, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश, ठीक है। तो वो लिस्ट यहां पे है। अफगानिस्तान, बहरीन, सबसे पहले हो जाएगा आपका वो अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान,
इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, यमन, टर्की और सऊदी अरब। ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हो गए। इसके बाद दक्षिणी एशिया के देश। अब दक्षिणी एशिया के देश जो पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है उन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है। अब इसमें कौन से आते हैं? आपके ये देश आते हैं। तो ये वाले देश अगर आप देखेंगे तो ये एशिया का उत्तरी हिस्सा हुआ, ये पूरी तरीके से कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है, इसलिए इन्हें दक्षिणी एशिया के देश कहा जाता है। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। इसमें जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो 2 बार है। क्यों है? क्योंकि इसका जो विस्तार है दोनों में आता है। कहां आता है इसका जो विस्तार है? वो अगर आप देखेंगे तो कहां आता है? दोनों में आता है। ठीक है, इसलिए इसका मैंने 2 बार नाम लिखा। बेसिकली विभाजन समझने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार शब्द आ जाता है सेंट्रल एशिया की प्रमुख चीज क्या है, नॉर्थ एशिया की प्रमुख चीज क्या है, साउथ एशिया की प्रमुख चीज क्या है, और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, इस तरीके से जो करके चीजें आ जाती है। कैसे आती है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा भी। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। तो जो दक्षिण एशिया के कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत। ये कहां से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके दक्षिणी एशिया के देश। सेंट्रल एशिया के देश, सेंट्रल एशिया के जो एकदम बीच में स्थित हैं, कौन से देश हो जाएंगे? ये देश है सेंट्रल एशिया के देश। तो पूछा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल एशिया की प्रमुख झील कौन सी है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया, ये नहीं पता है कि सेंट्रल एशिया में देश कौन कौन से हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया? हमने पता तो कर लिया कि भाई कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान झील के मध्य में अरल सागर स्थित है, जो यहाँ की सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया के मध्य की मैं बात कर रहा हूं। सेंट्रल एशिया किससे सीमा लगाता है वो नहीं, सेंट्रल एशिया की सबसे मध्य की झील सबसे बड़ी कौन सी है? अरल सागर है, जो इसके मध्य में स्थित है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि सेंट्रल एशिया की झील कौन सी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया का क्षेत्र कौन सा है ना? तो सेंट्रल एशिया का ये वाला क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी झील है अरल सागर, जो एक गोले के रूप में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो 5 देश हैं, ये पहले जब मैंने बताया कि पहला लेक्चर जब मैंने लिया एशिया महाद्वीप में यूएसएसआर अर्थात रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद था, उससे निकल करके ये आए थे आपके 5 देश। कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 देश निकल करके आए थे। कहां से? यूएसएसआर से। जब 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ तब निकल करके आए, और रूस आपका सबसे बड़ा है ही। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए सेंट्रल एशिया के देश। इसके बाद आता है दक्षिण पूर्व एशिया के देश। अब आप समझिए दक्षिण पूर्व क्या है? दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व जो तिरछी दिशा में स्थित होगा, दक्षिण में वो है। तो दक्षिण पूर्व इस तरफ आप देखेंगे तो ये देश स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व इस तरीके से यहां पे स्थित है। ठीक है, तो ये वाले देश हैं म्यांमार, लाओस, ये आपको जो है म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद इस तरफ जो देश है आपका क्या हो जाएगा? ये वाला है, ये आपका, ये है यहाँ पे आपका वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम। यहां से एक सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, क्या है? सेंट्रल एशिया, सॉरी, इसको एक और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? आसियान देश। तो आसियान देश को अगर बात करेंगे तो आसियान देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आसियान देश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है मेकॉन्ग नदी। और आसियान देश में आपके दक्षिण पूर्व एशिया के यही देश शामिल होते हैं। कौन से देश? यही म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये आपके आसियान देश होते हैं। तो पूछा जाता है कि आसियान देश की सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है मेकॉन्ग नदी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आपके पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया अर्थात यहाँ पे जो मैंने मैप बनाया था उसको जब मैंने रफ कर दिया है, तो इसी तरफ का जो क्षेत्र है वो पूर्वी एशिया कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो चीन के बगल में आपको ताइवान द्वीप दिखेगा, उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उसी के बगल में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको बगल में दिखेगा जापान। तो वही है चीन, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान। ये प्रमुख द्वीप है। कहाँ के? ये प्रमुख द्वीप हो जाएंगे आपके कौन से? पूर्वी एशिया के प्रमुख द्वीप है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके प्रमुख विभाजन, जो इसकी अवस्थिति से लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं ये प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया। ठीक है, इस तरीके से इनका विभाजन है।
तो चलिए ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और इसका मैंने जो विभाजन है, अवस्थिति है, सीमा है, कहाँ कहाँ से लगती है, विभाजन क्या है, कुछ फैक्चुअल चीजें जो अवस्थिति से लेके बनती है वो मैंने आपको समझा दी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।